अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फेडरल कैबिनेट जो है वो आज उसका मैंने देखा कि हलफ हो गया है फाइनली 8-10 दिन के बाद, और एक जो तातुल का हमें एक सामना था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। ये जो कैबिनेट है अजीब तरह के लोग सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, उसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ख़ास तौर पे ये जो करंट सिनेरियो है इसमें, जिसमें हम देख रहे हैं कि इमरान साहब की गवर्नमेंट जो है वो चली गई, उसके बाद नई गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल की गई है, और ये सिलसिला कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रुकेगा, क्या-क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो कि मौजूदा हुकूमत को सामना करना पड़ेंगे, और किस तरीके से वो इनको टैकल करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारा जो यूथ है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर हम एक कैंपेन देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि ये मामला किस तरह हैंडल किए जा सकते हैं। तो इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और साथ-साथ उनके हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वैसे प्रोफेशन के हिसाब से बैंकर हैं, महविश हयात साहब। महविश जो है, महविश शम्स खान साहब, उनसे बात करेंगे। उनका थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो लिंक है उसमें थोड़ा-सा वीक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे अभी। तो उनसे भी ज़रा बात कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचें। लेकिन सलमान भाई, आपके साथ ज़रा आगाज़ करता हूँ जी। मुझे ये ज़रा बताइएगा कि जो आज फेडरल कैबिनेट आपने देखी है, इसको देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या था जी? देखिए, पहला इंप्रेशन तो ये है कि ये एक ज़बरदस्ती का जो निकाह हुआ है ना इस वक़्त तमाम कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है, और हर एक को इसके अंदर अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है शहबाज शरीफ कैबिनेट के अंदर। और आपको पता है कि 5 दिन के बाद जाकर ये 6 दिन के बाद कैबिनेट बनी है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि सब अपनी-अपनी प्राइस के ऊपर जो है ना कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहते थे, और ना सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहते थे, बल्कि कुछ इंतजामी ओहदों के भी जो तलबगार थे, जैसे गवर्नर सिंध का ओहदा है, गवर्नर पंजाब का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे हैं। और इससे बढ़कर पीपल्स पार्टी एक और खेल खेलना चाह रही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि अगले आम इंतखाबात में 15 कौमी असम्बली और 25 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून उनके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करे। यही वजह है कि हमें तो अपना कैबिनेट बनने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि वो सिर्फ इंतजामी ओहदों तक खुद को महदूद रखेगी, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। फिर इसी तरह से एमकेएम चाहती थी कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा ना बने। लेकिन जिस तरह से जिस स्क्रिप्ट के तहत ये सारा मंजरनामा सजाया गया है, ये भी एक स्क्रिप्ट के तहत ये हुकूमत बनी है ना, उन्होंने ही फिर उन लोगों को आपस में जोड़ा है, क्योंकि उनको खौफ दिलाया गया है कि अगर आप आपस में बैठ के काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होगा तो इमरान खान के साथ आपका मुकाबला होगा। तो वक्ती तौर पर तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, ये सब पुराने तजर्बाकार लोग हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नया नहीं है, सब वसी तजर्बा रखते हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात हुई है, कैबिनेट की तश्कील से पहले कौमी असम्बली में अली वजीर की और मोहसिन दावड़ साहब की, अख्तर मैंगल की और बीएनपी के एक रहनुमा की जो तकरीरें हुई हैं, उस पर इस्टेब्लिशमेंट को काफी तहफुजात है। एक तहफुजात तो ये कि ये तकरीरें नहीं होनी चाहिए थी, और दूसरा तहफुज उनको ये हुआ कि किसी भी हुकूमती रुकन ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसने जवाबी तकरीर करके फौज को डिफेंस नहीं किया, और ना स्पीकर ने उनको रोका। तो अब ये इकट्ठे तो हो गए हैं। अच्छा, अब बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जैसे शायद ये कोई 5 साल के लिए हुकूमत नहीं है या 1.25 साल के लिए हुकूमत बनी है, जो हालात पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं उसमें ये हुकूमत ज्यादा लंबा अरसा तो नहीं चलेगी। उसका एतराफ कल खुद ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में किया है कि इलेक्शन ही एज सुन एज करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए इस कैबिनेट के पास ये बड़ा जो लार्जर बिलावल मैंडेट साहब नहीं है। जो जो बिलावल साहब का अभी तक कैबिनेट में ना आना है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम जो डिस्कशन चल रही है वो यही है कि जी बिलावल साहब का जो स्टैचर है वो इस तरह का नहीं है कि उनको वजीर खारजा के तौर पर रखा जाए, और एक देखिए, सबॉर्डिनेट किस्म की पोजीशन पे वो आए। पहले ख्याल ये था कि बिलावल साहब वजीर खारजा बने और एक एक्सपोजर लें। लेकिन मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब को यह एहसास हो गया है कि ये हुकूमत कोई लंबे अरसे के लिए नहीं चलेगी, इसलिए इसमें वजीर खारजा बनना कोई अहम अहम बात नहीं होगी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अगरचे उन्होंने हिना रब्बानी घर को लिया है स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स के तौर पे, वो सीट अभी बदस्तूर खाली है बिलावल भुट्टो साहब की, अगर वो वजीर खारजा बनना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अगले इंतखाबात की जो सियासत है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे,
बनिस्बत वजीर खारजा बनने के, लेकिन ये फैसला अभी होना है क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को लीड करें। बेसिकली ये कह रहे हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, ये जो कैबिनेट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग जो हैं वो नहीं लेंगे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्राइम मिनिस्टर की और सब लोग अपनी अपनी बोली बोल के चले जाएंगे। अच्छा, किसाना साहब, आपको पता है पिछली हुकूमत में भी इमरान खान साहब वजीर आजम थे, किसी कोलेशन पार्टनर ने कोई मुश्किल सूरत हाल को फेस नहीं किया और सब ने सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाली है। अब यहाँ पर भी कोई भी कोलेशन पार्टनर जो मिनिस्टर बने हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शहबाज शरीफ पर आएगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का एक और प्रॉब्लम है, वो बन तो गए वजीर आजम, लेकिन फैसले तो लंदन से होने हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब की बड़ी रजामंदी होगी, इसहाक डार साहब की बड़ी रजामंदी होगी, और अब ये खबरें भी आ गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मरियम नवाज मुस्तकिल बुनियादों पे बैठेंगी। तो शहबाज शरीफ भी कोई आजाद किस्म के वजीर आजम नहीं है, उनके भी हाथ पैर जो हैं वो मुख्तलिफ हवालों से बंधे हुए हैं। उनको भी रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा। जी ठीक ठीक, चले मैं जरा महविश से भी पूछ लूं। महविश, आपका क्या ख्याल है ये जो सूरत हाल बनी है, खासतौर पे जिस तरह सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, कैंपेन चली है, मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ चली है, और ख़ासतौर पे हमने देखा कि जिस तरह टारगेट किया गया है मुख्तलिफ शख्सियात को, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये क्यों हुआ है? ये इस तरह का रिएक्शन पहले कभी आपने देखा था जो अब हम देख रहे हैं? अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि हम जिसको कह रहे हैं ना कि इदारों के खिलाफ चली है, इदारों के खिलाफ नहीं चली है। अगर आप कभी वो मतलब कमेंट्स पढ़ें डिटेल में तो पीपल आर एक्चुअली हर्ट। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन आर्मी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग एक्चुअली हर्ट है। और ये वो वाला मुहिम नहीं है कि जो PMLN ने चलाई थी कि जिसमें गालियां और वो सब कुछ था। अगर आप ट्वीट्स देखें, अभी भी कहीं गालियां नहीं है, अभी भी कहीं कोई इस किस्म की कोई चीज नहीं है। बहुत रेयर कहीं कोई इस तरह की कोई चीज नजर आती है। ऑर्गेनिक है, जिसको ये लोग समझ नहीं रहे, ये इसको वो बॉट्स पे डाल रहे हैं, कभी किसी चीज के ऊपर डाल रहे हैं कि जी ये ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड नहीं है। अगर उसको कभी उनकी वो या तो ना कि सिर्फ एक आपको इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर सिर्फ एक ट्रेंड ही नजर आ रहा हो, उसके अंदर जो बातें लिखी जा रही हैं, जो अभी जो लास्ट शाहीन मिसाइल का जो टेस्ट हुआ उसके बाद जो DGISPR ने ट्वीट किया, उसके नीचे अगर आप जाके पढ़े तो उसमें आपको ये पता चलता है कि लोग ये वो इल इन्फॉर्म्ड लोग नहीं है, ये बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। ये गलत फहमी है किसी की कि कोई ये समझ रहा है कि जी ये इल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। लोगों को बिल्कुल अंदाजा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो ही नहीं रहा, उसमें वो बता रहे हैं कि जी हमारे सेंटिमेंट क्या है। हम वी डू लव आवर फोर्सेस, उनके सेक्रीफाइसेस को भी सब लोग जो है वो रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर कोई एक बंदा जिसकी स्ट्रेंथ, अब शायद ये बात थोड़ी सख्त हो जाए, लेकिन एक बंदा जिसकी स्ट्रेंथ उस 7 लाख बंदे के ऊपर है, वो 7 लाख बंदा भी पाकिस्तान का सिटीजन है ना, वो पहले सिटीजन है पाकिस्तान का, फिर उसके बाद वो आगे जो है वो सोल्जर है। तो ही इज गैदरिंग हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर। तो वो इसको पूरी उसको एक इंस्टीट्यूशन को या नेशन को हॉस्टेज तो नहीं बना सकता। आपने ये जो कहा कि पीपल आर हर्ट, तो क्या यही वजह थी कि जब कल मोहसिन दावड़ ने और अली वजीर ने जब तकरीर की है तो उनके डिफेंस के लिए फौज की तरफ से, या जिस तरह PTI के पहले लोग होते थे जो डिफेंस करते थे, वो हमने देखा कि उस तरह उन्होंने उसको डिफेंड नहीं किया या उनके ऊपर अटैक नहीं किया। वो भी उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर हम भी शायद न्यूट्रल हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने अगर शायद कमेंट्स देखे हो तो वो यही है। अच्छा, कुछ लोगों ने आप ये भी देखें कि एक दो कमेंट्स मुझे थोड़ी सी उस पर हंसी भी आई कि अंदर से हम नहीं चाहते, हम मतलब कोई भी ऐसा सुनना नहीं चाहता फौज के खिलाफ। लेकिन उसमें वो क्या, एक कमेंट ये आया कि जी अभी कुछ दिनों के लिए हम भी न्यूट्रल हैं, कुछ दिनों के लिए, यानी वो ये समझ रहे हैं कि नहीं हमने बोलना तो है, बहरहाल हम वी कैन लेट गो ऑफ आवर कंट्री और फोर्सेस, लेकिन जस्ट टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट, एक आपने अपना प्रोटेस्ट भी तो कोई रजिस्टर करवाना है ना, तो वो किसको करवाएंगे? वो यही चीज है। मैं तो बार बार अगर मैं ट्वीट्स भी करती हूँ तो मैं उसमें एक्स सर्विसमैन को जरूर टैग करती हूँ कि दे शुड प्ले देयर रोल। मतलब इन जस्ट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एवरीथिंग, या उसको एक बिल्कुल आराम से एक बात करने के और ये प्रीच करने के कि जी स्टैंड बाय योर फोर्सेस या कुछ इस लेवल पे प्रीचिंग काम नहीं आएगी। आखिर 1,76,00,000 वोट था इमरान खान का, और वो 1,76,00,000 में से ज्यादातर लोग जो थे वो अंडर 50 लोग थे। तो वो जो अंडर 50 लोग हैं वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। वो आज के दौर में कोई भी इल इन्फॉर्म नहीं है। 9 साल का मेरा भांजा है,
तो वो उसको पता है कि इलॉन मस्क कौन है और वो क्या करता है और वो सारी चीजें हैं। तो अगर आप इनको कह रहे हैं कि जी ये इल इन्फॉर्म्ड है, तो मेरा ख्याल है ये सबसे जो है ना वो इंडिकेटर है कि आप खुद इल इन्फॉर्म्ड है। मैं इस बात पे जरा सलमान भाई से भी बात कर लूं। सलमान भाई, ये जो हमने अभी कल पढ़ा कि जिस तरह के आर्मी चीफ यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने बात की एक्स सर्विसमैन से, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीजें बाहर निकली हैं, रिपोर्ट हुई हैं, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, उससे जो लगा वो यही था कि वो काफी चीजें कह रहे थे जो कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। फॉर एग्जांपल बुज़दार के बारे में लिखा गया कि जी उन्होंने कहा कि इसको रिमूव कर दें, उन्होंने नहीं बात सुनी। अलीम खान के बारे में कहा कि उसको इंस्टॉल कर दें, उन्होंने बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने कहा कि हमने इनको हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो एरोगेंट थी एक पूरी की पूरी हुकूमत जो कि बात नहीं सुनती थी। आप इस तरह के व्यूज जो हैं वो आप समझते हैं कि वो अब इस मौके पे, खासकर जब हुकूमत चली गई है, तो ये मुनासिब है बात करना इस तरह की? बात ये है सार साहब, इमरान खान की हुकूमत पर और उनके फैसलों पर बहुत से बातों पर तनकीद की जा सकती है और जायज तनकीद हो सकती है, लेकिन जो वे आउट है इमरान खान की हुकूमत को निकालने का, उसको तो यहाँ किसी ने पसंद नहीं किया। देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर अब ये बताइए कि वज़ीर आला पंजाब बनाने का हक किसका है? ये प्राइम मिनिस्टर का है या फौज का है? चीफ मिनिस्टर बनाने का हक केपीके के अंदर वो किसका है? तो एक तो ये कि फिर हम अपने अपनी डोमेन से बाहर निकलकर ये बात कर रहे हैं। आप अलीम खान की हिमायत की बात कर रहे हैं, आप परवेज खटक की बात कर रहे हैं, तो जो हुकूमत है फिर उसका मतलब है हुकूमत को तो घर बैठ जाना चाहिए जब सारी पोस्टें आप में लगानी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बहुत से अमूर पर इमरान खान का और फौज के दरमियान बहुत से अमूर पर इख्तलाफ भी पैदा हुआ। पहले बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कार्नर था एक दूसरे के बारे में। नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से जाना जो है वो भी एक वजह बना था। फिर अपना खासतौर पे दौरा रूस के बारे में बहुत सी बातें आई, तो फौज ने अपनी रिजर्वेशन तो शेयर की, खासतौर पे DGISI की जो नॉमिनेशन थी उसमें जितना डिले हुआ। लेकिन इमरान खान के कुछ अपने मिसाइल भी हैं, उनकी गुफ्तगू का अंदाज भी बहुत सा ऐसा है जो कि मुनासिब नहीं लगता डिप्लोमेटिकली। लेकिन सवाल यह है कि इसका वे आउट जो आपने निकाला कि सारी जमातों को इकट्ठा कर दिया और सारी जमातों को बाय फोर्स जो है वो एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया, रात के 12 बजे जुडिशरी अदालतें भी खुल जाती हैं, तो बहुत से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। ये जो 3.5 घंटे की जनरल बाजवा साहब के साथ मीटिंग हुई है, उसमें लोगों ने उनके साथ सिर्फ यही कहा है कि ठीक है, आपके इमरान खान हुकूमत से कंसर्न हो सकते थे, लेकिन आपने इसका वे आउट क्या निकाला है? ये जो वे आउट आपने निकाला उसमें लोगों की ज्यादा रिजर्वेशंस हैं। यानी एक फर्द जो है जिसके ऊपर फर्द जुर्म लगनी है बाप बेटे पे, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और जिस तरीके से सब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर ये सारी बातें आई हैं। जुडिशरी के रोल के बारे में बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब मसला ये है कि हमारा तो एक अलमिया ये हो गया कि हम कुर्सियां गिनना शुरू हो जाते हैं कि इसमें 10,000 लोग थे या 5,000 लोग थे या 8,000 लोग थे। सारी दुनिया ने देखा है कि एक बड़ा मजमा निकला है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर लोगों के अंदर एक रिएक्शन तो आया है। और ये देखिए, इमरान खान अपना इसार साहब 3-4 महीने पहले अपनी पॉपुलैरिटी में सबसे नीचे खड़े थे, और लोगों को लगता था कि जब वो इंतखाबात में जाएंगे तो उनके पास कोई नैरेटिव नहीं होगा परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आज अगर किसी के पास कोई नैरेटिव है तो वो तो इमरान खान ही है, और तो किसी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। और आज के बाद से जो हुकूमत का बोझ है वो भी मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के ऊपर गिरना है। तो इमरान खान को तो एक पॉलिटिकली एडवांटेज मिल गया, और उन्होंने कई बड़े कैरेक्टर्स को नुमाया कर दिया या एक्सपोज कर दिया कि देखिए किस तरह से मेरी हुकूमत के खात्मे में शामिल थे। तो सोशल मीडिया में जो रिएक्शन आ रहा है वो बुनियादी तौर पर इस बात पर आ रहा है कि जो वे आउट है वो गलत है, जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया वो गलत है। अगर आप इमरान खान को निकालना चाहते थे तो मैं अभी वापस वे आउट निकाला जा सकता था, लेकिन जो वे आउट तैयार किया उसका रद्द-ए-अमल ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपका एक आर्टिकल ये भी मैं दिखा दूं आपको। ये आपका आर्टिकल छपा है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, लेकिन महविश से पहले जरा मैं बात करूं। महविश, आपने सुना कि जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने बात की कि जो PTI के अकाउंट्स हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया चलता है उसमें बॉट्स बहुत ज्यादा हैं, सारा मसनूई है, सारे का सारा उन्होंने आपका जो नैरेटिव है उसको उन्होंने पंक्चर करने की कोशिश की है। आपसे कहां तक एग्री करती हैं? कितने बॉट्स हैं और कितने एक्चुअल और ऑर्गेनिक? मैं PTI की वर्कर नहीं हूँ, मतलब मैं PTI की कोई सोशल मीडिया टीम से मेरा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं स्टिल रोज ट्वीट करती हूँ। अगर आप उसको देखिए, वो लोगों ने इसको एक वो जिसे कहते हैं ना रिलीजियस ड्यूटी समझ लिया है कि ये हमने करना ही करना है। सहरी के बाद अगर आप देखें तो ट्रेंड एकदम ऊपर जाता है। वो रीजन क्या होती है? सहरी के बाद लोग जागे हुए होते हैं, कुछ टाइम होता है बीच में,
और वाकई मतलब एकदम से आपको नजर आता है कि ऊपर जाता है। अच्छा, जो सलमान आबिद साहब ने एक बात की, उस पर मैं एक चीज कहूंगी कि वे आउट तो है ही है, ठीक है, वे आउट के अलावा जो सब्स्टिट्यूट आपने हमें प्रोवाइड किए, अगर तो आपके पास सब्स्टिट्यूट इमरान खान से बेहतर होता और आपको बुजदार की जगह अगर आपने हमजा को लगाना है, तो बुजदार तो एंटी इंक्रोचमेंट काम जितना उसने किया है वो सिर्फ बेचारा वो मार खा गया, ठीक है, उसने नहीं किया होगा, आप कह देंगे जी उसने नहीं किया, उसकी टीम ने किया, फेस तो वही था ना, उसके होते हुए हुआ है, उसके होते हुए हेल्थ कार्ड गया है, उसके होते हुए सारा सीवरेज का काम लाहौर में हुआ है। तो किस चीज का ये कहते हैं कि जी वो आपने इसको नहीं लगाया और उसको नहीं लगाया, ठीक है, मैं कहते ये अगर इनका ये है कि जी हमने इनको चूंकि गवर्नमेंट बनाने में हेल्प आउट किया था, गवर्नमेंट बनाने में अगर हेल्प आउट किया था तो कंस्ट्रेन करने में भी इन्होंने हेल्प आउट किया था। आरटीएस जो बैठा, आपका ख्याल है कि आरटीएस बैठना जो है वो इमरान खान को उसका फायदा हुआ? नहीं, उसका फायदा सरासर पीएमएलएन को हुआ। उसकी जो 15-20 जो सीट्स थी जो उसके हाथ पांव वहां भी बांधे और पहले दिन से आपने बांधे हुए, तो उसमें ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि आपने जो है वो बिल्कुल उसको कोई फ्री हैंड दिया हुआ था और वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहा था। मेरा ख्याल है कि शायद ही वो नवाज शरीफ इनके साथ कभी भी 10% भी इसका इनके साथ चल सकता, जो कुछ जिस तरह इमरान खान ने। एक चीज मुझे जरा मुझे बता दीजिएगा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कहा गया कि बॉट्स बहुत ज्यादा हैं, आप समझती हैं कि ये बात गलत है और ऑर्गेनिक है सारा कुछ? बिल्कुल गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि अगर जो इन्होंने वो उसका अगर आप देखिए मरियम नवाज ने ट्वीट की और इन्होंने एक अपना जो हमारा जो ट्रेंड था, जो पीटीआई का ट्रेंड था, वो था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इन्होंने एक उसके 10 मजीद ट्रेंड डाले, एक बनाया इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर में ज़ुआद की जगह जो है वो ओए डाल दिया, उसका वो नुक्ता उड़ा दिया। अब वो वाला ट्वीट जो है वो फरूख हबीब ने भी किया और वो फरूख हबीब ने जब किया उस पर थाउजेंड्स ऑफ रीट्वीट्स हुए, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो ट्रेंड नीचे आ गया। यानी वो अगर गलत ट्रेंड आप कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नीचे भी आ जाएगा। तो और मरियम नवाज ने जो और जो मरियम औरंगजेब ने जो दिखाई उसके अंदर जो शीट दिखाई, अगर वो शीट मेरे पास अब इस वक्त नहीं है, वो अगर आप देखें उसमें रजी दादा का नाम सबसे ऊपर है। अब रजी दादा जो है वो सबको पता है कि वो कौन है, वो पीएमएलएन लॉयलिस्ट है। वो अगर वो ये ट्वीट कर रहा है और इन्होंने किसके ऊपर सारी सर्च की है, फेक ट्रेंड के ऊपर, नामंतूर वाले के ऊपर, तो वो तो पीटीआई खुद कह रही है कि ये ट्रेंड गलत है, उसको तो मतलब खुद कह रहे हैं कि फेक है। और फिर उसके बाद मरियम नवाज ने वो ट्वीट डिलीट भी कर दी, वो मेरे पास ट्वीट्स पड़ी हुई है, वो स्क्रीनशॉट ले लिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो डिलीट भी कर गई। इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा एक आर्टिकल जो सलमान भाई ने लिखा है एक्सप्रेस में, उसका भी जरा तजिया हो जाए। सलमान भाई जरा इसका मुझे बताएं कि आपने क्या, आपकी जिस तरह के क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे नई हुकूमत को और किस तरह वो नबुर्द आजमा होगी उससे। देखिए सार आप अपना मैंने जो 4-5 चैलेंजेस बताए हैं कि इस हुकूमत को दरपेश है, उसमें पहला चैलेंज तो ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट चला सकेंगे, नंबर 1, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तजर्बा जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का नहीं है, ये तजर्बा पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इस कोलिशन गवर्नमेंट को यकजा कैसे रखा जाए और इनको कैसा इनका इत्तेहाद को मेंटेन रखा जाए। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए कि जनाब ये जो मईशत की सूरत हाल है, इसमें कौन सी ऐसी जादू की छड़ी चलाई जाए जिससे ये फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ दे सके, उसमें भी मुझे मुश्किल सूरत हाल का सामना लगता है। और तीसरा, इस वक्त शहबाज शरीफ की कोशिश होगी कि पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मेंटेन करे, लेकिन इमरान खान पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामेंट से लेकर सड़कों पर आ गए हैं, तो अब जो इमरान खान की रेजिस्टेंस है उसका मुकाबला भी तो इन्होंने करना है ना, और उसको कैसे डील करना है इतने बड़े बड़े जलसों को, इस राय आमा को। और चौथा ये है कि अगर पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए हैं और आगे जाके सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे देने हैं, तो ये 422 के करीब इस्तीफे बनते हैं। जब 422 के करीब जो नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई की, यहाँ पर जो है वो इलेक्शन करवाना तो फिर मुमकिन नहीं होगा, फिर एक जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे, एक बात। और फिर इसमें ये भी देखना है कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो रिश्तेदारी है ये कितनी ज्यादा आगे चल सकेगी, क्योंकि देखिए ये हुकूमत जो है सिर्फ 3 वोटों की अक्सरियत के ऊपर खड़ी है, 172 वोट चाहिए थे, 174 वोट हैं, यानी ये 3 लोग जिस वक्त नाराज हो जाएं, अभी जैसे कल मैंगल साहब नाराज हो गए हैं और परसों शायद कोई और नाराज हो जाए, तो ये हुकूमत भी जो है बड़ी, जिसे कहते हैं, कमजोर विकेट के ऊपर खड़ी है, ये चैलेंज है। अच्छा, फिर इन्होंने एक और बड़ा जबरदस्त काम किया है कि बाप बेटा दोनों ने बैठ के ये तय कर लिया कि हुकूमत जो है वो सिर्फ हम करेंगे, यानी वजीर जो है वो उनका बेटा होगा, बाप जो है वो वजीर आजम होगा,
इसके ऊपर भी आप देखिएगा कि आगे जाके बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये कोलिशन चलने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसलिए बहुत से चैलेंजेस मुस्लिम लीग नून को देखने पड़ेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि 2023 में भी इलेक्शन होता है ना अगर, तो आप ये देखिएगा कि जो सबसे बड़ा सियासी बोझ होगा वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ेगा परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि आज के बाद जो गालियां हैं हुकूमत के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, वो इमरान खान को नहीं पढ़नी, वो अब शहबाज शरीफ साहब को पढ़नी है। जरदारी साहब ने वो गालियां अपने ऊपर ही ले लेनी, ना किसी और ने लेनी है। तो शहबाज शरीफ को ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला चल रहे हैं और इमरान खान जो जोर डाल रहा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पे जोर डाल रहा है, वो इनके ऊपर जोर नहीं डाल रहा अपोजिशन जमातों पे कि आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें। उसे पता है कि अर्ली इलेक्शन होंगे तो कौन करवाएगा। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट पे जो दबाव बढ़ता जा रहा है उसका क्या नतीजा निकलता है। तो ये 5-6 चैलेंजेस हैं जिसके अंदर इस हुकूमत को ऑपरेट करना है। इसमें कितना कामयाब होते हैं और कितना नाकाम होते हैं आने वाला वक्त बताएगा। एक चीज मुझे बताएं कि अब ये जो सूरत हाल है ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं या क्लैश की तरफ जा सकते हैं, केओस की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने ये स्क्रिप्ट लिखा है, सलमान भाई आप भी समझते हैं, क्या उन्होंने इसलिए लिखा है कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिला के वापस ले आएंगे या इमरान खान को हर हाल में रोकना मकसूद है? देखिए, अगर आपने इमरान खान का रास्ता रोकना है और हर सूरत में उसको जो है, चाहे वो आपकी पार्टी फंडिंग का मामला है या कुछ और मामला में उसको रोक के दीवार से लगाना है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका रिएक्शन जो है वो बहुत सख्त आएगा। क्योंकि महविश जो है वो सोशल मीडिया डील करती हैं। हमारे जो 13, 14, 15 साल से लेकर 35 साल तक का जो नौजवान तबका है वो इमरान खान का बहुत बड़ा फॉलोवर है। तो इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि लोग ये कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को दीवार से लगाया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इसका वे आउट तो यही था, मैं पहले भी लिखता रहा हूं कि पाकिस्तान का मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस का वे आउट ये है कि अर्ली इलेक्शन एज सून एज करवा दिए जाएं। जितना आप इलेक्शन से डिले करेंगे उतना ही पाकिस्तान का स्टेट क्राफ्ट भी और पाकिस्तान का जो इस वक्त की हुकूमत है उनके लिए मसाइल और मुश्किलात बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि देखिए, अभी इमरान खान पुरअमन रहने की बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने फौज के बारे में कोई ऐसी गलत बात नहीं की है और बार बार अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि इदारे भी मेरे लिए एहतराम है, फौज भी मेरे लिए एहतराम है और मैं रेड लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप उनको दीवार से लगाएंगे तो फिर वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो फिर ये ज्यादा खतरनाक होंगे नवाज शरीफ के मुकाबले में, क्योंकि इनके पास जो फॉलोवर्स हैं, नौजवान जो हैं, जो सोशल मीडिया की ताकत रखते हैं, वो ज्यादा है। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है ना कल कौमी असम्बली में कि सिविल वॉर से बचने के लिए, मुल्क में हंगामा राई और बदमनी से बचने के लिए हमें इंतखाबात का रास्ता ही अर्ली इख्तियार करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है ताकत के मराकज में, वो भी इससे जो मौजूदा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। क्योंकि देखिए, ख्याल ये था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म होगी और हालात मामूल पे आ जाएंगे। वो हालात तो मामूल पे नहीं आए, हालात तो और ज्यादा बिगाड़ का शिकार हो गए हैं। और इसीलिए मैं कहता था कि अगर ये बिगाड़ का जब शिकार होंगे तो इससे मसले हल नहीं होंगे, बल्कि मसले और खराब हो जाएंगे। तो अब भी हल मुझे ये नजर आता है जाती तौर पे कि इसमें वे आउट जो है वो अर्ली इलेक्शंस हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ फैसले कर देती, ये जो 63A की तशरीह आज हो रही है ये बहुत पहले कर दी जाती। और पंजाब के अंदर जो दोस्त मोहम्मद मजादी साहब हैं, वो खुद पार्टी थे, वो खुद मुस्लिम लीग उनका हिस्सा बन गए, उनको कहा गया कि आप इजलास अटेंड करें। तो हमारी पार्लियामेंट ने भी, सॉरी, हमारी अदलिया ने भी बहुत से मामलात में वो रोल प्ले किया जो उनको नहीं प्ले करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगह पे जो गलतियां हो रही हैं, अगर उसको राइटली करेक्ट कर दी जाए तो हम एक वे आउट तलाश कर सकते हैं आगे बढ़ने का। ठीक है, ठीक है। महविश, आप जरा मुझे आखिर में बताइएगा कि जिस तरह सलमान भाई ने सारी सिचुएशन आपके सामने रखी है, इस सूरत हाल में अगर इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाता है तो जो यूथ है, जिस तरह आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हर वक्त ट्वीट्स कर रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं लोगों को, वो कब तक सब्र का दामन थामे रखेंगे और कब तक वो नॉन वायलेंट रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, अगर इस तरह होती हैं, उनके ऊपर बैन कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो यूथ कब तक अपना दामन जो है वो बचा के रखेगी नॉन वायलेंस से? देखिए, एक मैंने तो थोड़े दिन पहले ट्वीट भी की थी और उस पर मैंने BBISPR से एक रिक्वेस्ट ही की थी कि जो चीज जो सेटअप आया है ना, ये इट इज इक्विवेलेंट टू स्नैचिंग होप्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। आपने जब आप किसी की उम्मीद खत्म कर देते हैं ना, तो उम्मीद खत्म करने से बेहतर जो है ना वो बेहतर मौत है। क्योंकि अगर किसी इंसान की एक उम्मीद नहीं है, एक जो आपकी यूथ है उनमें वो हो भी उनकी आपने खत्म कर दी,
कि पाकिस्तान कभी बेहतर भी हो सकता है। जब आप उनका ऐसी लॉट कॉन्फिडेंस को लेवल ही लाके खत्म हो बिठा गया। रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया ना आपका। और बहुत ही तकलीफदेह बात है ये कहनी, लेकिन जब आप इस दफा जश्न आजादी मनाएंगे, आप किस उसके साथ करेंगे? आपको 14 अगस्त को ये ख्याल नहीं आएगा कि हमारी आजादी जो है वो गिरवी है? मतलब अब आके ये वाकई लगने लग गया है कि हमने ब्रिटिश के उससे निकल के, ये तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कायदे आजम ने शायद पाकिस्तान नहीं बनाया था, ब्रिटिश ने जो है वो हमें अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया था। और इंडिया जो है उसने ट्रू सेंस में, अब जब इमरान खान जब ये बात करते हैं ना कि जी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की आजाद है, तो वो आजादी वो इसी सेंस में है कि वो डिसीजन, चाहे उनके डिसीजन उनके हमसायों के लिए गलत हो, कश्मीरियों के लिए गलत हो, जितने भी बुरे डिसीजन हो, वो अपने मफाद को आगे रख के वो करते हैं। तो जब आप किसी की उम्मीद छीन लेते हैं, वो अगेन वही कॉर्नर टाइगर वाली बात, तो फिर जिसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी वो फिर कुछ भी करने पे आ जाएगा। वो फिर कुछ भी तो करेंगे। इसको और हमें कोई उस भी जो लेवल है से वो बचना है, उस जगह पे जाने से रुकना उस, है कि हम वहां पे ना जाएं जहाँ उससे पे लोगों रुकना की है। उम्मीदें जो है वो छीन लेकिन वो रोकेगा कौन? वो वही टॉप फ्यू मैन हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। उनको ही, अगर वो ही ये बात समझें, और अगर आप बाहर बात नहीं कर सकते, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन में जो अपर रैंक के लोग हैं, वो दे कैन नॉक सम सेंस इनटू द सिटिंग वंस, कि उनको अगर कुछ बताएं, उनको मतलब अपना बैक डोर पे करें। आप बिल्कुल फ्रंट पे आके बात ना करें कि जी हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बदनाम होगा या खराब होगा, लेकिन बात तो की जा सकती है। इंस्टीट्यूट बाद में है, अगेन मुल्क पहले। मुल्क पहले, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप नहीं और देख सकते, इसको ये कोई, बिल्कुल हमारे ठीक पास बात कोई है। वो नहीं है, इसको कोई हम मीटर वाइंड नहीं है अप जिससे करेंगे हम यहाँ पे, कर सकें। और कोशिश करेंगे कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह, और बात करेंगे इसी हवाले से। लेकिन जो एक्चुअल जो इमेज बन रहा है, जो मैं इंटरनेशनली भी देख रहा हूँ, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज मुझे रोज कॉल करके बता रहे हैं, क्या जिस तरह आज जब कैबिनेट आई है, और कैबिनेट की वजह से मुझे जब लोगों ने कॉल्स किए, उन्होंने कहा जी कि क्या इमेज आप दे रहे हैं हमें इंटरनेशनली, कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर राइट टू द बॉटम हर बंदा जो है उसके केसेस चल रहे हैं, किसी के केसेस इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, किसी के किसी वहां पे तारीखें भुगत रहे हैं, और वो सारे कैबिनेट में आ गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इंटरनेशनली जो हमारा इमेज जा रहा है वो बहुत ही बुरा इमेज जा रहा है। तो इसके ऊपर एक लास्ट चीज मैं ऐड करूंगी। अब आप ये देख लें कि अगर आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान को रिप्लेस किया कादिर पटेल से एज हेल्थ मिनिस्टर, देख लेना, लेवल देख लें, तो फिर ये वो जो अभी आप सब कह रहे थे ना चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है इनके लिए कोई भी चैलेंज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए तो आए ही नहीं है ना, पर्पस है ही नहीं है गवर्नमेंट चलाना, पर्पस है अपने केसेस खत्म करना, पर्पस है इमरान खान को दीवार से लगाना। वो जो चैलेंजेस हैं वो उनके लिए होते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट चलानी हो, जिन्होंने काम करना हो। उनको पता है कि उन्होंने अवाम में जाके वोट नहीं लेना, उनको पता है कि वो अमेरिका के सर पे बैठ के आए हैं इस दफा, वरना वो इतनी ओपनली ये बात कह सकते हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया, और बार बार वो रिपीट कर रहे हैं इन बातों को, इसलिए उनको पता है अवाम के सर पे नहीं आए, इसलिए उनको वो सब कुछ कर सकते हैं। चलें, इस पे इंशाल्लाह बातचीत जारी रहेगी। सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूं, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब को बेचरा। मुझे इस्ताक को सलमान आबिद साहब के साथ, और मैं भी शम्स खान साहब के साथ जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।